नाज़रीन, यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दमिश्क पहुंच गए हैं। अब तक का एक और बहुत अहम तरीन दौरा यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा कई सालों के बाद, डेकेड के बाद जो है वो दमिश्क पहुंचे हैं और दमिश्क पहुंचकर यूक्रेन की जानिब से बहुत बड़ी ऑफर्स दी गई हैं दमिश्क को, और कहा गया है कि अगर शाम इस बात के ऊपर एग्री हो जाता है, वो रूस को यहां से निकाल देता है, तो फिर सब कुछ दे दिया जाएगा, जो भी दमिश्क मांगेगा उसको दे दिया जाएगा। और दमिश्क के अंदर खड़े होकर यूक्रेन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बड़े तकब्बुराना अंदाज के अंदर रूस को बेदखल करने की बात की है। तो शाम में नाज़रीन आलमी ताकतों का जो खेल है और जो पपेट अथॉरिटीज हैं वो सारी खुलकर सामने आ रही हैं, और शाम के मफादात को और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को, शाम के लोगों की सिक्योरिटी को, जो आलमी ताकतों का खेल है उसकी नज़र इस वक्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, गजा में 6 मजीद इजरायली फौजियों के निशाना बनने की इतलात आ रही हैं। एक एक इजरायली फौजी जो मर रहा है, जो जख्मी हो रहा है, वो एक एक इजरायली फौजी की हलाकत जो है वो मजीद प्रेशर इजराइल के अंदर क्रिएट कर रही है, क्योंकि 16 महीनों के बाद भी इजराइल का जानी नुकसान नहीं रुका है। तो एक एक ताबूत जो इजराइल में वापस जा रहा है वो उस प्रेशर को और बिल्डअप यहां पर करता चला जा रहा है। एक और रिपोर्ट नाज़रीन सामने आई है कि हमास के पास हैकिंग कैपेबिलिटी भी है। गजा के अंदर बैठकर हमास इजराइल का जो जदीद तरीन सिस्टम है उसको किस तरह से हैक कर रही है, किस तरह वहां से डाटा निकाल रही है। तो एक स्पेशल रिपोर्ट ये भी सामने आई है, इस बारे में बात करेंगे। उर्दगान की यूएई के प्रेसिडेंट के साथ कॉल पर बात हुई है। अभी ईरान के वजीर खारजा ने दौरा किया है पिछले 24 घंटों में, और अब उर्दगान ने यूएई के जो सदर हैं उनको कॉल की है, और सऊदी अरेबिया एक्टिव हो गया है शाम के अंदर। जबकि यमन को टारगेट करने में बताया जा रहा है इजरायली मीडिया की जानिब से कि इजराइल को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैक करने में, इंफॉर्मेशन हासिल करने में यमन के बारे में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बड़ी स्पेशल रिपोर्ट्स नए मंजरनामे के हवाले से हमारे सामने आ रही हैं। नाज़रीन, तारीख में यह बात साबित हुई है कि जब भी इजराइल मुश्किल वक्त के अंदर आया है तो इसका नतीजा इस्लामी दुनिया की आपसी जंगों की सूरत में निकला है। जी हाँ, ये कितना अजीब है, लेकिन यह महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक वेपन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। और इजराइल एक एग्जिस्टेंशियल वॉर के अंदर स्टक हो चुका है, और दूसरी तरफ इस्लामी दुनिया एक आइडियल इत्तेहाद की तरफ बढ़ती हुई नजर आई है। दहाइयों के जो झगड़े थे वो खत्म होते हुए नजर आए हैं। ऐसे ऐसे झगड़े जो शायद खत्म होते कभी नजर भी नहीं आते थे, वो भी खत्म होते हुए नजर आए हैं। चाहे वो ईरान मिस्र हो, चाहे वो ईरान टर्की हो, बाकी मालिक हो, ईरान और बहरीन हो, बाकी और बहुत सारे मालिक। तो ये बात किसी तौर पर इजराइल को कबूल नहीं हो सकती थी कि इधर इस्लामी दुनिया का राइज हो रहा है, इत्तेहाद हो रहा है, और इजराइल गिरता चला जा रहा है, उसकी डोमिनेंस चैलेंज हो रही है, वो एग्जिस्टेंशियल वॉर के अंदर स्टक हो चुका है। ऐसी इक्वेशन को इजराइल किस तौर पर कबूल कर सकता था? तो नाज़रीन, इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इस्लामी दुनिया के लिए बहुत डेंजरस वक्त आने जा रहा है और बहुत बड़ा इम्तिहान आने जा रहा है। रिपोर्ट्स नाज़रीन जो सामने आ रही हैं कि इजराइल की स्ट्रेटजी इस वक्त ये बताई जा रही है कि मुख्तलिफ जंगें छिड़वाई जाएं, इनकी आपसी, इस्लामी दुनिया की आपसी जो मुख्तलिफ जंगें हैं वो इस वक्त छेड़ी जाएं। इससे क्या होगा कि तवज्जो हटेगी। आपने शाम की सूरत में देखा किस तरह सारी तवज्जो उधर चली गई, और जो एक प्रेशर है इजराइल के ऊपर वो कम होगा, जो इत्तेहाद का जोर है वो भी पूरी तरह से टूट जाएगा। तो ये एक शिकार से, एक तीर से कई शिकार होंगे। जो जो एक एक जंग छिड़ेगी, इससे बहुत फायदा इजराइल को होता चला जाएगा। इसलिए नाज़रीन, आने वाले जो दिन हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि इस्लामी दुनिया को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि यहाँ कोई अंदरूनी कोल्ड वॉर छिड़ जाएगी। आप देखेंगे कि जो इख्तलाफात हैं वो शदीद हो सकते हैं, और ये बात ज़हन में रखें, अब ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आपसी जो डायरेक्ट वॉर्स हैं, मतलब डायरेक्ट जंग, वो भी हो सकती है। ये भी पूरी कोशिश की जा रही है, और चाहे ये जंग 5 दिन ही की क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि ये कोई लंबी जंग हो। ये 5, जैसे अरब इजराइल वॉर 6 दिन की एक थी, बाकी भी इसी तरह 5, 6, 10 दिन की जंगें होती है। तो इस तरह की कोई भी जंग हो सकती है। 5-7 दिन की कोई छोटी सी जंग भी हो सकती है, जो कि जाहिर बात है फुल स्केल होगी। तो ये 5-6 दिन की जंग भी अपने साथ महीनों की डिबेट लेकर आएगी और सालों का इंपैक्ट लेकर आएगी। तो इसलिए वो जंग 5-6 दिन की चाहे क्यों ना हो, इजराइल को वो बहुत रिलीफ देगी। इस वक्त लॉबीज नाज़रीन पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं, और वो इग्नाइट कर रही हैं जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं। यानी मिसाल के तौर पे 2 मुल्कों का आपस में कोई इशू है, उसको बाकी सब मिलकर ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं।
रूस है, चीन है, इस्लामी मुल्क है, वो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठंडा करने के मुज़ाकरात चल रहे हैं। इश्यूज तो हर मुल्क के नेबरिंग कंट्रीज के कितने इश्यूज होते हैं, बॉर्डर इशू है, कोई इकोनॉमिक का मामला है, कोई दूसरा है, इश्यूज तो हर जगह होते हैं, लेकिन फिर उनको डायलॉग के जरिए हल किया जाता है। लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर उन एग्जिस्टिंग जो इश्यूज हैं उनको इग्नाइट करने की कोशिश की जा रही है, उस चिंगारी को शोला बनाने की कोशिश की जा रही है, हवा देने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो इसलिए ये मुमकिन है कि यहां कोई डायरेक्ट वॉर भी छिड़ जाए। अगर एक और जंग भी छिड़ जाती है, मिसाल के तौर पे 2 और इस्लामी मुल्क आपस में लड़ पड़ते हैं, तो बहुत होगा इजराइल के लिए। एक जंग भी इजराइल के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा फायदा लेकर आएगी। और जाहिरी तौर पर हम सबको यही लगेगा कि ये तो आपसी मामला, देखो ये तो मामला जो है वो कई सालों से इनके दरमियान चल रहा था, अब वो फाइनली जंग की सूरत इख्तियार कर गया है। हमें जाहिरी तौर पर यही लगेगा कि ये आपसी मामला है, लेकिन जिस दुनिया में हम और आप नाज़रीन रहते हैं उसमें ये बात ज़हन में रखिए, ये जो बड़े बड़े वाक़यात होते हैं ये कोई आपसी मामला हो ही नहीं सकता। इसके अंदर जब बड़ी बड़ी लॉबीज, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, ग्लोबल और रीजनल पावर्स इन्वॉल्व नहीं हो जाती, इनमें से कोई ना कोई फैक्टर, तो इतने बड़े बड़े वाक़यात हो ही नहीं सकते। जो कुछ शाम में हुआ, हम पहले दिन से आपको कह रहे थे, ये कोई इंडिजिनस मामला नहीं है, इसमें बहुत सारे जो बाकी ताकतें हैं वो इसमें शामिल हैं, उनके बगैर ये हो ही नहीं सकता। फिर बाद में पता चला कैसे अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, कैसे अमेरिका ने ब्रीफिंग दी, कैसे यूक्रेन ने हेल्प किया, कैसे यूरोप ने, इजराइल ने खुद कहा कि हमने बशार अल-असद को गिराया है। तो बशार अल-असद के गिरने से किसी को मसला नहीं था, मसला जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि अगर ये गिराने वाले हैं तो फिर एक्सप्लॉइट ये करेंगे, नुकसान होगा सबको। अगर गिराने वाले ये हैं, अगर अंदर से लोग उठेंगे तो मामला फिर तो कुछ और होगा ना, लेकिन अगर ये आकर गिरा रहे हैं, ये मुदाखलत कर रहे हैं, तो फिर ये लोगों के लिए कोई फायदा नहीं होने देंगे, बल्कि ये एक्सप्लॉइट करेंगे सूरत हाल को, और वही हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो आने वाले जो दिन है नाज़रीन वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हैं। कोई धड़न तख्ता भी आपको मजीद नजर आ सकता है, किसी मुल्क में गवर्नमेंट्स गिर भी सकती हैं, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो ये चैलेंजेस हैं इस्लामी दुनिया के सामने, जिससे इस्लामी दुनिया ने लड़ना है। अगर वो इससे सुरखरू होकर निकलती है तो ये इजराइल का आखिरी जो वेपन है वो भी पूरी तरह से नाकाम हो जाएगा। लेकिन अगर इजराइल इसमें कामयाब होता है हुकूमतें गिराने में, और देखें ना पूरा वेस्ट तो इजराइल के साथ है, अमेरिका, मतलब देखें बाद में किताबें लिखी जाएंगी 10 साल बाद, अच्छा जी फलां मुल्क में ऐसे हुआ था, वो जंग ऐसे हुई थी, वो वहां पर मुसाद थी, वहां पर CIA थी, लेकिन फिलहाल हमें नजर आएगा कि नहीं ये तो आपसे मामला था। और फिर मीडिया भी तो सारा उनके मुताबिक ही काम करता है। तो इसलिए देखते हैं कि अब इस्लामी दुनिया इन सारे चैलेंजेस से निकलकर क्या सामने आती है, क्या वो इजराइल के इस वेपन को भी नाकाम करती है। अगर नाकाम कर देती है, रशिया चाइना भी यहां पर पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, तो समझ लें कि जो इजराइल का आखिरी हथियार है वो भी पूरी तरह से नाकाम हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अहम चीज जो आने वाले दिनों में होने जा रही है, हमने आपके सामने रखी है, ताकि आप इस एंगल से भी चीजों को देख सकें। जहां पर भी कोई इशू उठेगा, आपने ये बात जरूर ज़हन में रखनी है कि ये इसके पीछे वो फैक्टर्स मौजूद हैं, हर जगह पर उनकी लॉबी इस वक्त एक्टिव हो चुकी है। आगे चलते हैं, शाम में क्या हो रहा है। शाम से बहुत बड़ी नाज़रीन डेवलपमेंट सामने आई है। यूक्रेन के जो वजीर खारजा हैं वो दमिश्क पहुंचे हैं, बहुत मानीखेज है, और यूक्रेन के वजीर खारजा ने जो बातें यहां पर आकर की हैं वो सारी चीजों को एक्सपोज कर रही हैं। खुलकर उन्होंने कहा जी रूस को यहां से निकाला जाए, बड़े तकब्बुराना अंदाज में उन्होंने कहा जी रूस को यहां से निकाला जाए। और दमिश्क ने यूक्रेन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने का ऐलान कर दिया। दमिश्क यूक्रेन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने का ऐलान कर दिया है, और जो है ना यूक्रेन पूरी तरह से उनके जो इलीट यूनिट्स हैं वो इन ग्रुप्स को ट्रेनिंग देते रहे हैं। जरा यूक्रेनी फॉरेन मिनिस्टर का तकब्बुराना अंदाज के अंदर बयान देखिए दमिश्क में खड़े होकर, इफ यू कैन एक्सपेल द रशियंस फ्रॉम योर लैंड्स यू विल बी इंश्योर योर सिक्योरिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। अगर तुम रशिया को निकाल देते हो, बेदखल करते हो, एक्सपेल करते हो, तकब्बुराना अल्फाज है ना, एक्सपेल, धक्के देकर निकालो इन रशियंस को, ये समझ लें हमारी जुबान में यही उन्होंने कहा कि इन रशियंस को धक्के देकर यहां से निकालो, एक्सपेल करो इनको, और उसके बदले में तुम्हें हर चीज मिलेगी, तुम्हें सिक्योरिटी भी मिलेगी, तुम्हें बाकी चीजें भी, हर चीज तुम्हारे लिए अवेलेबल होगी। और दमिश्क कह रहा है, सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका आपको पता है पहला बयान क्या सामने आया? पहला इनका बयान ये सामने आया कि हम इजराइल के साथ दोस्ती करेंगे, और दूसरा इनका बयान ईरान के खिलाफ आया। ठीक है, ये सीरिया के नए फॉरेन मिनिस्टर हैं। पहला बयान इजराइल के साथ दोस्ती, दूसरा बयान जो है वो ईरान के खिलाफ आया, और अब ये क्या कह रहे हैं? देयर विल बी अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
between us and Ukraine on the political, economic and social levels, political, economic and social level के ऊपर strategic partnership जो है वो यूक्रेन के साथ सीरिया करने जा रहा है। अब जरा नाज़रीन इस बात को गौर से देखिए कि एक रिजीम नाज़रीन गिरी, एक रिजीम शाम में थी वो गिरा दी गई, नई रिजीम आ गई है। अब कई साल यहां पर जंग चलती रही है, तो नई रिजीम को क्या करना चाहिए? कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, बेहतरी के ऊपर, डेवलपमेंट्स के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन ये बात कितनी अजीब सी है कि वो अमन अमान को यकीनी नहीं बना रहे, इजराइल के खिलाफ चीजों को कन्फ्रंट नहीं कर रहे, बल्कि क्या डिबेट हो रही है जी, रूस को निकालो। क्योंकि नाज़रीन जो कुछ यहां पर हुआ है वो असल में रूस को निकालने ही के लिए हुआ है। जो रियल गेम थी वो शाम के लोगों के लिए नहीं थी, वो क्या थी? रूस को निकालने और रेजिस्टेंस को कमजोर करने के लिए। अब आप दूसरी बात इसमें देखें, ये कितना अजीब आपको लगता है कि एक मुल्क है जिसमें 2011 से जंग चल रही है और भयानक तरीन जंग हुई है, खाना जंगी, ठीक है, कितनी तबाही शाम के अंदर मची है, कितने ग्रुप्स थे, दाइश थी और अलकायदा और फला फला। ये जो बाहर से ताकतें आ रही हैं, इनको तो आकर ये कहना चाहिए कि हम आपकी डेवलपमेंट में आपके हिस्सेदार हैं, लोगों को रिलीफ देने के लिए कोई इकोनॉमिक पैकेज, कोई सैंक्शंस को कम करने के लिए, कोई फूड देने के लिए, भाई इस तरह की बातें होनी चाहिए ना। भाई एक मुल्क है वो 2011 से आज 9 और 5 तकरीबन 14 साल उसको हो गए हैं, एक भयानक तरीन जंग के अंदर है। मिलियंस ऑफ सीरियंस जो है वो रेफ्यूजी बने हुए हैं, शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। तो जो बाहर से आ रहा है उनको तो चाहिए कि रिलीफ देने की कोई बात करे, और वो क्या आकर कह रहे हैं रूस को निकालो। ये कितना मुज़हिका खेज है। इसका मतलब उनको शाम के लोगों की कोई परवाह नहीं है जो 14 साल से हालत जंग के अंदर है, और आकर वो क्या कह रहे हैं? रूस को निकालो। ओ भाई रूस को क्यों निकाला जाए? अगर रूस को निकालना है तो अमेरिका को भी निकाला जाए, बाकी सबको भी निकाला जाए। फिर तो ये बात होनी चाहिए कि जनाब सारी जो पार्स हैं वो यहां से चली जाएं और सीरिया की स्टेबिलिटी हो, यूनिटी, और ये आगे बढ़े। चलो ये बात समझ में आती। जो आ रहा है जी रूस को निकालो, जो आ रहा है जी रूस को निकालो। रूस को क्यों निकालो? क्योंकि रूस इनके वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, ठीक है, वो इनके वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो इसीलिए इन बातों को समझना जरूरी है कि यहां पर क्या ग्रेट गेम जारी है। वो लोगों के फायदे की बात नहीं कर रहे, वो शाम को डिवाइड करने की, इसको मजीद जंगों में धकेलने की और रूस को निकालने की। और रूस निकलेगा तो खुद इस्लामी दुनिया नुकसान उठाएगी। जैसे मैंने पहले एक वीडियो में मिसाल दी कि पिछली सदी के अंदर पूरी इस्लामी दुनिया ने मिलकर अमेरिका का साथ दिया, नेटो का साथ दिया सोवियत यूनियन को हराने में, और बाद में वो सारी इस्लामी दुनिया अमेरिका ही की गुलाम बनकर रह गई, उनके पास मुतबादिल पावर भी नहीं बची। तो आज भी अगर इस्लामी दुनिया ये गलती करती है तो फिर इसका नुकसान होगा। और कल जो दमिश्क ने स्टेटमेंट जारी की, खुद अल जुलानी ने स्टेटमेंट जारी की कि हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात होंगे रशिया के साथ। हमने कहा बहुत जबरदस्त पॉलिसी है और यही अक्लमंदाना फैसला है, इसी के मुताबिक चीजें आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन आपको अच्छे तरीके से याद होगा, हमने आपको कहा कि हम इस बात को भी हतमी नहीं मानते। हम ये समझते हैं कि पॉलिसी यही होनी चाहिए, अच्छा बयान है, लेकिन हम इसको हतमी नहीं मानते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अथॉरिटीज आपके सामने नजर आ रही हैं ये हतमी नहीं है। अभी तो यहां खेल शुरू हुआ है। कल यहां पर कौन होगा, रूल कौन करेगा, यूरोप, अमेरिका, नेटो, यूक्रेन, ये अपनी कितनी बात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। और कल को जुलानी कैसे बिहेव करता है, वो एक मिस्टीरियस सी शख्सियत है। वो आप अंदाजा करें, जिस दिन फॉल ऑफ दमास्कस हुआ है उस दिन जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस दिन उसका ड्रेस देखें, और फिर अचानक से वो पेंट कोट पहनकर जो है वो आ गया है, और CNN के ऊपर इंटरव्यूज और BBC के ऊपर इंटरव्यूज। तो खुदा जाने के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। एक बंदा जिसका एक बैकग्राउंड है, वो अलकायदा से आया है, वो दाइश से आया है, और वो खास उसकी ड्रेसिंग और जिस तरह से होता है, अब वो अचानक से पेंट कोट पहनकर टाई शाई लगा के आ गया। तो भाई वो बंदा भी तो मिस्टीरियस है ना। अब वो कल को कैसे बिहेव करता है, यह भी मुमकिन है वो अमेरिका को भी डॉज कर दे, इजराइल को भी डॉज कर दे, टर्की को भी डॉज कर दे और कहे कि मैं तो शाम के लोगों के लिए काम करूंगा। लेकिन यह भी मुमकिन है, जैसे फिलहाल उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है और एक सहूलतकारी नजर आ रही है इजराइल के लिए, यह भी पॉसिबल है कि इसी तरह का मामला आगे कंटिन्यू रहे। तो इसलिए हतमी अभी कुछ भी नहीं है। सो दमिश्क की जो भी अभी पॉलिसी अनाउंस हो रही है वो इसको हम हतमी नहीं समझते हैं। अभी कौन रूल करेगा, वो कह रहे हैं 3 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, 4 साल बाद इलेक्शंस होंगे, तो ये अभी कुछ भी कहना। और फिर ट्रंप जब आएगा क्या होगा, यूक्रेन की जंग क्या आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। तो इसलिए जो भी ये बातें इस वक्त सामने आ रही हैं ये फाइनलाइज नहीं है। असल बात जो होना बाकी है वो तो ये है कि इजराइल को कन्फ्रंट कौन करेगा। वो जुलानी करेगा
وہ جو ریزسٹنس نے ایک الٹیمیٹم دے دیا ہے وہ آ کر کریں گے. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف پہلے کون اترتا ہے میدان میں, باقی چیزیں اس کے بعد ہوں گی. اور اس کے علاوہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چیچنز موجود ہیں. چیچنیا جو ہے وہ رشیا فیڈریشن کا حصہ ہے. چیچنز یہاں پر موجود ہیں ہر تنظیم کے اندر, ایون ایچ ٹی ایس کے اندر بھی چیچنز موجود ہیں. تو جو یہاں پر یہ سوچتا ہے کہ وہ رشیا کو آؤٹ کر سکتا ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے, وہ ایلوژنز کا شکار ہے. یہ چیچنز ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ رشیا سے آئے ہیں. تو رشیا کو آپ صرف بیسز کی مد میں نہ دیکھیں کہ اچھا بیسز ہیں تو پھر رشیا ہے, بیسز نہیں ہے تو رشیا نہیں. اور بھائی رشیا بہت سارے انداز میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, اس لیے وہ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ رشیا کو آؤٹ کر سکتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہوگی, بلکہ اس کا الٹا نتیجہ نکلنے والا ہے. اس کے علاوہ جولانی نے ال عربیہ نیوز کو نظر انٹرویو دیا. ال عربیہ جو کہ سعودی عربیہ کا چینل ہے, اور جو پہلا عربک ورژن انٹرویو ہے جو جولانی نے دیا ہے, پہلا عربک ورژن. اس کے علاوہ انہوں نے بی بی سی, سی این این, ان سارے چینلز کو انٹرویوز دیے ہیں, لیکن جو عربک ورژن کا انٹرویو ہے وہ انہوں نے پہلا ال عربیہ نیوز کو دیا ہے, یعنی سعودی عربیہ کے چینل کو. یہ سمبولیکلی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ میٹر کرتی ہیں, بہت سارے جیسچرز ہوتے ہیں. اب اس میں جو انہوں نے بات کی ہے سعودی عربیہ کے, انہوں نے کہا جی سعودی عربیہ کا بہت میجر رول ہوگا سیریا کے اندر, اور انہوں نے شکریہ ادا کیا سعودی عربیہ کا, کیونکہ جولانی کے جو بہت سارے سال ہیں وہ سعودی عربیہ میں بھی گزرے ہیں. سعودی عربیہ ہیز اے میجر رول ان سیریاز فیوچر اینڈ آئی ٹیک پرائڈ ان ایوری تھنگ اٹ ہیز ڈن فار اس. اور مجھے فخر ہے کہ جو کچھ سعودی عربیہ نے ہمارے لیے کیا, اور سیریا کے فیوچر میں سعودی عربیہ کا بہت بڑا رول ہوگا. یہ جولانی نے بات کی ہے سعودی عربیہ کے حوالے سے, پہلی سٹیٹمنٹ سعودی عربیہ ہی کے چینل کے اوپر. اب ناظرین جو لڑائی ہے دونوں فرنٹ کے اوپر جاری ہے. ایس ڈی ایف اور جو ٹرکش بیکڈ فورسز ہیں 3 گھنٹے شدید کلیشز ان کے جاری رہے ہیں. ابھی کچھ دیر کا وقفہ ہے, پچھلے 3 گھنٹوں سے شدید کلیشز ان کے ہو رہے ہیں, اور اسرائیل ایکسپینڈ کر رہا ہے, مختلف بلڈنگز کو بسیج کر رہا ہے اسرائیل. اسرائیلی میڈیا, اسرائیلی آرمی فورسز بسیج نمبر آف گورنمنٹ بلڈنگز ان کوئنترا صدرن سیریا. بہت ساری گورنمنٹ بلڈنگز کو وہ بسیج کر رہے ہیں, محاصرے میں لے رہے ہیں, اور وہاں اندر گھس کر چیزوں کو یا تو بلڈنگز تباہ کر رہے ہیں یا چیزیں اٹھا رہے ہیں. تو یہ جاری, ان کی ایکسپینشن جاری ہے. یمن کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ یہ ہے کہ یمن کے اوپر حملہ تو اسرائیل کرنا چاہتا ہے, یمن کو تباہ تو کرنا چاہتا ہے, لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ٹریک کرنے میں بہت مشکل آ رہی ہے. اسرائیل is struggling to confront Houthis due to its lack of information about the location of soldiers and weapon stores. نہ ہی Houthi لیڈرز کا پتہ ہے, نہ ہی ویپن سٹورز کہاں پر ہیں. یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹی اسرائیل کو آ رہی ہے, جو یمن کو پوری طرح صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے. لیکن اردگان اور یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی کال پر بات ہوئی ہے. یہ 4 دنوں میں دوسری مرتبہ کال پر بات ہوئی, یہ امپورٹنٹ ہے. 4 دنوں میں یہ دوسری کال پر بات ہے. اور ایران کے وزیر خارجہ نے کل یو اے ای کا دورہ کیا, اور آج جو ہے وہ اردگان یو اے ای کے صدر کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو یو اے ای بیسیکلی پوری طرح سے انوالو ہے جو کچھ سیریا کے اندر ہو رہا ہے, اور ٹرکی کو خطرہ یہ ہے کہ یو اے ای کوئی کاؤنٹر ریولوشن وہاں پر نہ لے کر آ جائے, اس لیے وہ یو اے ای کے ساتھ انوالو ہیں. اب دیکھیں ایران کے وزیر خارجہ چائنا گئے, سیریا پر بات ہوئی, چائنا سے سیدھے وہ یو اے ای آئے, اور اب یو اے ای جو ہے وہ ادھر اردگان سے بات کر رہا ہے. تو یہ پیچھے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس وقت چل رہی ہیں, آپس میں رابطے. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین غزہ سے بڑی خبر سامنے آئی ہے. 6 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ 6 جو فوجی ہیں یہ انجرڈ ہوئے بائی شیل ایکسپلوژن ان غزہ سٹرپ. ایک شیل کے پھٹنے سے 6 اسرائیلی فوجی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. ساتھ ایک بہت بڑی رپورٹ آج اسرائیلی میڈیا نے دی ہے کہ حماس کے پاس تو ہیکنگ کی بہت بڑی کیپیبلٹیز ہے, اور 7 اکتوبر سے پہلے حماس ہیکنگ کر رہی تھی, ان کے پاس بہت سارا ڈیٹا تھا, اور اب بھی حماس ہیکنگ کر رہی ہے, ابھی وہ بہت ساری انفارمیشن چوری کر رہے ہیں. یہ اسرائیل کو اس طرح پتا چلا ہے کہ کچھ کمپیوٹرز ان کو ملے ہیں غزہ سے, اور ان کمپیوٹرز سے وہ ڈیٹا ملا ہے جو ادھر کا تھا اسرائیل کا. تو ان کو پتا چلا ہے کہ اچھا حماس یہ بھی کر رہی تھی اور اب بھی کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل نے ڈسکور کیا ہے کہ حماس واز ہیکنگ ان کمپیوٹرز آف سیکورٹی پرسونل اینڈ ہیز دیئر نیمز اینڈ فون نمبرز. سیکورٹی پرسونلز کو ہیک کیا جا رہا تھا, ان کے فونز, یہ وہ سارا ڈیٹا ان کے پاس تھا. اور آرمی نے غزہ کے اندر جو کمپیوٹرز ان کو ملے ہیں اس کے اندر ڈاکیومنٹیشن دیکھی ہے آف ایوری تھنگ دیٹ واز ہیپننگ ایٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ان صدرن اسرائیل. جو کوئی صدرن اسرائیل میں ہو رہا تھا اس کا سارا ڈیٹا ادھر پڑا ہوا تھا غزہ کے اندر, حماس نے ہیک کر کے رکھا ہوا تھا. اور حماس کامیاب ٹھہری فالوئنگ ایوری اسٹیپ آف دا ہیڈز آف دا غزہ انویلپ کاؤنسلز ایز ویل ایز دا سیکورٹی آفیسرز اینڈ ریزیڈنٹس. اور حماس
مکمل مانیٹر کر رہی تھی. جو ہیڈز آف دا سیکورٹی کاؤنسل ہیں, جو ریزیڈنٹس ہیں اور باقی سیکورٹی آفیسرز ہیں, ان کی موومنٹس کو, ان کی ایکٹیویٹیز کو حماس سارا جو ہے وہ مانیٹر کر رہی تھی. اور حماس نے سینسٹیو ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ حاصل کیے اینڈ انفارمیشن بفور دا وار اینڈ پینیٹریٹڈ دا انٹرنل سسٹم. انفارمیشن حاصل کی, اسرائیل کے سسٹم کے اندر وہ گھسے. اینڈ حماس ہیڈ انٹیلیجنس انفارمیشن کلیکٹڈ اوور دا ایئرز فرام کمپیوٹرز اینڈ کیمراز ان دا غازہ انویلپ. ان کی اتنی تیاری تھی کہ کئی سال کا ڈیٹا انہوں نے اپنے پاس, مطلب کئی سال سے وہ یہ مانیٹر کر رہے تھے, تیاری کر رہے تھے 7 اکتوبر کی. اور انہوں نے کہا یہ تو پھر حماس کے پاس بہت بڑی کیپیبلٹی ہے, یہ اب اسرائیل کو پتا چلا ہے. تو اس کا مطلب کہ پچھلے 16 مہینوں میں وہ کیا چیزیں ہیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے ہم سب کے اوپر وہ نظر رکھ رہے ہیں غزہ کے اندر بیٹھ کر. تو یہ حماس ہے, مطلب ایک چھوٹی سی تنظیم, اور اسرائیل کے خلاف وہ اتنا بڑا ہیکنگ انہوں نے آپریشن کر کے دکھایا ہے. بہت بڑی بات ہے. تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.